क्या हुआ सुरभि के पापा? आज तो आप बड़े ही खुश नजर आ रहे हो। हाँ जी, खुश क्यों नहीं होऊंगा। मेरी बेटी के लिए इतना बढ़िया रिश्ता जो आया है। सच में? कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा सुषमा जी। लो, तुमको विश्वास नहीं है तो देखो, ये रही लड़की की फोटो और ये रहा उसका अमेरिका में घर। ये सुनकर सुषमा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अमेरिका में घर मतलब लड़का एनआरआई है? हाँ जी सुषमा जी, हमारी सुरभि की तो जैसे लॉटरी लग गई है। अब सभी बातें कर रहे थे कि तभी सुरभि वहां आ जाती है। सुषमा जी सुरभि को गले लगाकर रोने लगती है। अरे क्या हुआ मम्मी? पापा आपने फिर मम्मी को कुछ कह दिया ना, इसलिए मम्मी रो रही है। अब बेटी बराई जो हो रही है, बस माँ उस दर्द को छिपा नहीं पा रही। नहीं नहीं, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ। ये खुशी की आंसू है, और फिर बेटियां तो होती ही पराई है। अरे हमारी सुरभि की किस्मत तो वैसे भी ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत में लिखी है। अपनी बेटी का रिश्ता पक्का करने के बाद सुषमा और विनोद जी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो दोनों ही फिर चाहे घर आने वाला कोई रिश्तेदार हो या अपने पड़ोसी, सबको बताते घूमते कि उनकी बेटियां भी अब एनआरआई हो जाएगी। देखते ही देखते दिन बीतते जाते हैं। सुरभि और सौरभ की शादी का दिन भी आ जाता है। हाँ जी सुरभि मैडम, कैसा फील हो रहा है आपको? बड़ी घबराहट हो रही है दीदी, पता नहीं क्या होगा। अरे मेरी पगली दोस्त, तू कब बड़ी होगी? कितनी अच्छी जोड़ी है तेरी यार, सुरभि वेड्स सौरभ। वाह भाई वाह, मान गए। तभी सुषमा जी वहां ढेर सारा सामान समेटे हुए आती है। इसे कुछ समझाओ निधि, पूरा 1 हफ्ता हो गया, इसने ढंग से ना कुछ खाया ना पिया। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। क्यों सुरभि, क्या कह रही है आंटी जी? अरे डर लग रहा है, कैसे जाऊंगी तुम सब लोगों से इतनी दूर, वहां कोई अपना भी नहीं होगा। तू भी ना कमाल करती है सुरभि। आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में कोई भला किसी से दूर है क्या? फटाक से एक फोन घुमाओ, सबको वीडियो कॉल कर लो। बताओ आंटी जी, सही कहा ना? बिल्कुल सही कहा तूने निधि बिटिया। ये सुनती ही सुरभि का चेहरा हंसी से खिल उठता है। कोई परेशानी नहीं है? नहीं यार, वैसे मैं हूँ बड़ी एक्साइटेड। सुरभि और सौरभ की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न होती है और सुरभि अपने ससुराल पहुंचती है। बड़े ही अच्छे भाग्य है तुम्हारे सुरभि, जो तुम्हारी शादी मेरे बेटे से होगी। अरे इतने रिश्ते आए सौरभ के लिए, कुछ पूछो ना। अब देखो, बस 1 महीने के लिए आया था, लेकिन जब नहीं आया था तो पहले से लोग पूछने लगे, बहन जी कब आएगा बेटा, कब आएगा बेटा। अब अमेरिका हर किसी के वश की बात थोड़ी ना है। विमला जी एक सुर में अपने प्यारे बेटे का गुणगान किए जा रही थी और खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रही थी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि जिसकी चर्चा हमारी कहानी की शुरुआत से हो रही है, वो आखिर है कहाँ। तो चलिए हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर सौरभ से। सौरभ और सुरभि अपने रूम में आराम कर रहे हैं। हेलो सुरभि, कैसी हो तुम? ठीक हूँ जी, आप कैसे हैं? और कमाल सुरभि, प्लीज ये इंडिया की लड़कियों की तरह हरकत मत करो। अब तुम्हें कुछ ही दिनों में मेरे साथ अमेरिका जाना है, सो प्लीज डोंट बी शाय। सौरभ के मुंह से ये सुनकर सुरभि मुस्कुराने लगती है। अच्छा जी, ऐसी बात है, तो मैं इतनी भी शाय नहीं हूँ, वो तो बस ऐसी। अच्छा वैसे हम कब चल रहे हैं अमेरिका? ये सुनकर सौरभ कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाता है। बस जल्दी जल्दी, मैंने अभी अगले हफ्ते की फ्लाइट कराई है। पहले मैं जाऊंगा, फिर जाकर वहां सारी व्यवस्था करूंगा। अभी तो मैं वहां सिंगल रूम में रहता था, पर अब मेरी शादी हो गई है तो एक बढ़िया सा फ्लैट तो लेना पड़ेगा अपनी पत्नी के लिए, है कि नहीं? ये सुनकर सुरभि उदास हो जाती है। तुम यूं उदास हो रही हो जैसे मैं कभी वापस ही नहीं आने वाला। सुरभि ये सुनते ही सौरभ को चुप कराती है। प्लीज, अभी जो आपने कहा ना फिर कभी मत कहना। आज तो मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो चलो आज को एंजॉय करते हैं। और फिर सुरभि और सौरभ के रूम की लाइट बंद हो जाती है। देखते ही देखते 1 हफ्ता निकल जाता है। सौरभ की जाने का दिन भी आ जाता है। सौरभ को विदा करते समय सुरभि जोर जोर से रोने लगती है। अरे भाभी, आप ऐसे क्यों रो रही हो? हम सब है ना आपके पास, भैया जल्दी ही वापस आ जाएंगे। हाँ बहू, तो ऐसे रो रही, न जाने क्या हो गया। मैं तो आज तक नहीं रोई, अपने बेटे को खुशी खुशी विदा करती हूँ हमेशा। अब रो कर ये मनहूसियत तो ना फैला। ये सुनकर सुरभि को बुरा तो लगता है, लेकिन वो चुप हो जाती है। फिर सौरभ अमेरिका के लिए निकल जाता है और इधर सुरभि अपने आप को बड़ा ही अकेला महसूस करने लगती है। मां, मन ही नहीं लग रहा। क्यों बेटा, क्या हुआ? अभी तेरी नई नई शादी हुई ना, इसलिए। तू कहे तो कुछ दिन के लिए तुझे यहाँ बुला लूं सुरभि? नहीं माँ, मेरी सासू माँ बड़ी कड़क है, अभी कुछ कहने लगेगी। उससे तो अच्छा है कि मैं यहाँ उनके पास ही रह लूं। अब दामाद जी तुझे ले जाने के लिए कब वापस आएंगे बेटा? माँ कहकर तो गए कि जल्दी ही आएंगे।
अच्छा, वैसे तेरे पापा से तो शादी के पहले कहा था कि लड़का पहली बार में ही लेकर जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं सुरभि, तो उदास ना हो। नहीं माँ, मैं बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ। और आप भी ना हो, चलो हंसकर दिखाओ मेरी प्यारी माँ। ये सुनकर सुषमा जी और सुरभि दोनों हंसने लगती है। तभी विमला जी की आवाज सुनाई देती है, बाबू, मेरे लिए जरा एक गर्मा गर्म बढ़िया सी चाय बना दे। मम्मी फोन रखती हूँ, सासू माँ आवाज लगा रही है। ठीक है बेटा, तू जा। इधर सुषमा जी फोन रखकर बीते दिनों के ख्यालों में खो जाती है कि कैसे उनकी बेटी अभी कुछ सालों पहले ही उनकी गोद में आई थी, और अब देखो कैसे आज वो खुद एक गृहस्थी वाली हो गई है। ऐसे ही करके कुछ दिन बीतते हैं। वो हर रोज सौरभ को फोन करती, बस इसी एक उम्मीद के साथ, हेलो सौरभ जी, कैसे हैं आप? मुझे ना आपकी बहुत याद आ रही है, पूरे 3 महीने हो गए आपको नहीं देखा। अरे तुम भी ना सुरभि कमाल करती हो, मैं तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूँ। अब जब भी आऊंगा तुमको लेकर ही जाऊंगा। सच्ची? हाय, कहीं मैं खुशी से पागल ना हो जाऊं। फिर एक दिन डोरबेल बजती है। सुरभि जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने सौरभ खड़ा था। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आप सच में आ गए हैं? हाँ भाई, मैं सच में आ गया हूँ, चलो अब अंदर तो चलो। तभी विमला जी और तानिया भी निकल कर आते हैं। अरे बेटा, तो इतनी जल्दी अचानक कैसे? वाह भैया आ गए, मेरे गिफ्ट कहाँ है? अरे सबके लिए सब कुछ लाया हूँ, पहले एक कप चाय तो पिलाओ। फिर सबसे मिलने के बाद सौरभ रात को जब अपने कमरे में पहुंचता है तो सुरभि उसका इंतजार कर रही थी। देखो जी, आपने आने के टाइम तो सरप्राइज दिया, लेकिन जाने के लिए भी ऐसे सरप्राइज ना दे देना। इसलिए आज ही बता दो कि हम कब चलने वाले हैं, जिससे मैं अपनी पैकिंग भी उसी हिसाब से शुरू कर दूं। अरे सुरभि, तुम भी ना जाने की बात क्यों लेकर बैठ गई? अभी ये टाइम तो सिर्फ हम दोनों का है। सौरभ कुछ दिन रहता है, फिर एक दिन सुरभि के मायके से दोनों के लिए इनविटेशन आता है और दोनों लोग जाते हैं। आइए दामाद जी, आइए, बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं आपसे। और थोड़ा लो ना बेटा, अब मेरे दामाद जी विदेशी बाबू हैं तो इनकी सेवा का मौका बार बार नहीं मिलता। ये सुनकर समझने लगते हैं। हमारी सुरभि तो आपके बिना जैसे मुरझा सी गई है, अब आप कब ले जाने वाले हैं इसे? ये सुनकर सौरभ थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन फिर बस जल्दी ही ले जाऊंगा मम्मी जी। अभी मैं उसी सब की प्रोसेस के लिए आया हूँ, जिससे मैं सुरभि को जल्दी से जल्दी ले जा सकूं। अब फिर से सौरभ के जाने का दिन आता है और वो इस बार भी सुरभि को यही कहता है। मुझे पता है सुरभि कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन मैं भी कोई कम दुखी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे वीजा के पेपर्स के लिए यहाँ आया था। अब जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा तुमको फोन करूंगा। ठीक है। 6 महीने बाद आया सौरभ सुरभि के लिए बड़ी ही खुशियां और उम्मीद लाया था, लेकिन अब वो फिर से चला गया। फिर एक दिन सुरभि की तबीयत कुछ गड़बड़ हो जाती है। मम्मी जी, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। अच्छा, तो जाकर नींबू पानी पी ले बहू, एसिडिटी बन गई होगी। ठीक है मम्मी जी। लेकिन सुरभि जैसे ही अपने रूम में जाती है, उसे बड़े ही जोर जोर से उल्टियां होने लगती है। भाभी आपको क्या हुआ है? मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तानिया और सुरभि डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जब दोनों तरफ के घर वालों को ये बात पता चलती है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और सुरभि के मम्मी पापा उससे मिलने आते हैं। बधाई हो समधी साहब, आप दादा बनने वाले हैं। आपको भी बधाई हो समधी जी, आप नाना बनने वाले हैं। सबके खुश चेहरों के बीच एक इंसान था जो खुश से ज्यादा टेंशन में था, और वो थी खुद सुरभि। अरे वहां क्यों खड़ी है सुरभि? यहाँ आना, हम सबके साथ बैठ बेटा। अब तुझे अपना ध्यान रखना होगा बेटा। ये सुनकर वो अपनी माँ के गले लगकर रोने लगती है। मम्मी, मुझे सौरभ की बहुत याद आ रही है। अरे हम सब है तो यहाँ, तू क्यों चिंता करती है बहू? और वो क्या तो रहा कि वो जल्दी ही तुझे ले जाएगा। हाँ भाभी, मम्मी सही कह रही है। अब जब ये बात शाम को सुरभि फोन करके सौरभ को बताती है तो वो खुशी से ज्यादा टेंशन में आ जाता है। क्या सुरभि, तुम प्रेग्नेंट हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो। क्यों? अरे सुरभि, भी प्रैक्टिकल। अब तुम प्रेग्नेंट हो तो अब तुम्हें यहाँ का वीजा नहीं मिल सकता, जिसके लिए मैं इतने दिनों से ट्राई कर रहा था। कोई बात नहीं, हम अपने बेबी होने के बाद आपके पास आ जाएंगे। ये ठीक है। चलो, अभी मैं बहुत थक गया हूँ, कल बात करता हूँ। सौरभ के ऐसे रिएक्शन से सुरभि जैसे अंदर से टूट जाती है। उसे लगा था कि ये सुनकर सौरभ बहुत खुश होगा, लेकिन उसके लिए तो जैसे एक नॉर्मल बात थी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सौरभ खुश होने के बजाय एक बोझ सा महसूस कर रहे हैं। नहीं, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। एक एक करके कुछ दिन और बीतते हैं और सुरभि पूरी प्रेगनेंसी में बड़ा ही अकेला महसूस करती है।
अरे भाभी, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, यूं ही दीदी। आप बताओ, कैसा रहा आपका आज का कॉलेज? एकदम बढ़िया रहा। आओ, हम लोग आपके लिए ना कुछ शॉपिंग करने बाहर चलते हैं। अब हमारे घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। फिर सुरभि और तानिया खूब सारी शॉपिंग करके बाजार से वापस आते हैं और सब साथ में बैठकर वही शॉपिंग देख रहे होते हैं। अल्लाह जी, कितने बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं। अब आज बेटा विदेश में है तभी तो ये सब हो पाया है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है सुरभि। जी मम्मी जी। सुरभि को अपनी सास की बातें बड़ी ही खटकती थी, लेकिन वो चाहकर भी कभी कोई जवाब नहीं देती। फिर एक दिन, सौरभ, बस जल्दी ही हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मैंने पूरी प्रेगनेंसी तो ऐसे ही अकेले बिता दी, अब तो आ जाओ आप। अरे सुरभि, यहाँ से आना इतना आसान नहीं है। कम से कम 2 लाख रुपए खर्च होंगे। अभी वैसे भी मेरा हाथ बड़ा ही तंग है, इसलिए अभी तो नहीं आ सकता। ये सुनकर सुरभि को ऐसा लगता है कि जैसे उसने आज सब कुछ खो दिया है। ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। फोन रखते ही सुरभि जार जार होकर रोने लगती है। अब मैं अगर अपने मम्मी पापा से भी कुछ भी कहूंगी तो वो भी टेंशन में आ जाएंगे। लेकिन अब मैंने सोच लिया है, अब मुझे अकेले ही अपने बच्चे को संभालना है। कुछ ही दिनों में सुरभि को एक बड़ा ही प्यारा बेटा होता है और वो उसमें बिजी हो जाती है, लेकिन सौरभ मिलने नहीं आता। अरे विमला बहन, तुमको पोता हुआ, लेकिन बेटा तो एक बार भी नहीं आया उससे मिलने। अरे कमला जी, मेरा बेटा बाकी लोगों की तरह कोई बम्बई और पूना तो रहता नहीं जो एक ट्रेन पकड़ी और चला आया। अब वो रहता है अमेरिका में, वहां से आने में टाइम लगता है। अब वो कमा कमा कर हमारे लिए तो भेज रहा है, वो कम है क्या? वो सब तो ठीक है विमला बहन, लेकिन अरे लेकिन कुछ नहीं। आप लोग ना बिना बात की अपना दिमाग लगाती रहती हो। अब विमला जी को कोई कुछ कहता तो वो इसी तरह उसका मुंह बंद कर देती और देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है। सौरभ, आप हम दोनों को लेने कब आ रहे हो? सुरभि, अब मैं क्या ही बताऊं। अब तुम अकेली नहीं हो जो मैं सिर्फ तुम्हें अकेला ही वहां से ले जाऊं। अब हमारा बेटा भी है और यहाँ सब कुछ बड़ा ही महंगा है, इसलिए तुम समझने की ट्राई करो। जैसे ही तानिया की शादी हो जाएगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है। सुरभि अब की बार भी इसी उम्मीद के साथ फोन रख देती है कि इस बार उसे एक नई डेडलाइन दी गई है। अब बेटा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, उसके खर्चे भी बढ़ने लगे थे। इधर समय के साथ सौरभ भी बदलने लगा था। सुरभि, मैंने तुमको कहा ना मैं पैसे जल्दी ही भेजूंगा, अभी ऐसे भी क्या जल्दी है? सौरभ, अब बेटा बड़ा हो रहा है और उसे स्कूल में एडमिशन कराना है, तो पैसे तो चाहिए होंगे ना। बाहर निकलो और कुछ तुम भी देखो लड़कियां कैसे कमा रही है। घर में रहने वाली लड़कियों को इस बात की वैल्यू नहीं पता होती कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। सौरभ, तुम्हें पता है, मैं शादी से पहले भी कोई जॉब नहीं कर रही थी। ये सब जाने के बाद ही तुमने मुझसे शादी की थी, फिर आज ये सब क्यों? अब ये इमोशनल और विक्टिम कार्ड मेरे साथ तो ना खेलो। फोन रखो, मैं अभी बिजी हूँ। आज सौरभ के ये सब कहने पर सुरभि रोई नहीं बल्कि और मजबूत होगी, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था। अब वो अपनी पढ़ाई को फिर से शुरू करने के लिए ट्राई करती है। फिर एक दिन, मम्मी जी, मैं जरा अपनी किताबें लेने के लिए बाजार जा रही हूँ, आप गोलू को देखते रहना। अरे बहू, अब तुम्हें पढ़ाई की क्या जरूरत आन पड़ी? पापा जी, मैंने शादी से पहले अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दी थी, अब उसे फिर से कंटिन्यू करके आगे कुछ करना चाहती हूँ। अरे सुरभि बेटा, मेरा बेटा अच्छा खासा कमा रहा है, वहां से हर महीने तुम्हें पैसे भेज रहा है। भगवान कसम, मैंने तो कभी ये तक नहीं पूछा कि कितने पैसे तू बहू को भेजता है, फिर भी ये सब। हाँ मम्मी जी, आपका बेटा मुझे हर महीने 5 लाख भेजता है, जिनको मैंने अपने स्विस बैंक के अकाउंट में जमा कर दिए हैं। स्विस बैंक क्या भला है बहू? सुरभि बिना जवाब दिए चली जाती है, लेकिन सुरेश जी सुरभि की नाराजगी समझ चुके थे। अब सुरभि ने अपना पूरा ध्यान अपनी और अपने बेटे की पढ़ाई में लगा दिया था। साथ ही पास में एक प्री स्कूल भी ज्वाइन कर लिया था, जिससे वो अब ओवर थिंकिंग से बच सके। फिर एक दिन, मम्मी जी, मैं और गोलू मम्मी के घर जा रहे हैं, क्योंकि इसकी स्कूल की छुट्टियां हैं, इसी बहाने हम कुछ दिन वहां रह भी आएंगे। सुरभि अपनी माँ के घर जाती है। सुषमा जी अपनी बेटी को देखकर बड़ा खुश होती है, लेकिन सुरभि के चेहरे की रौनक अब जा चुकी थी। आजा, चल बैठ, बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ बेटा। चाय पीते हुए सुषमा जी सुरभि को बताती है, अरे सुरभि, तुझे बताना ही भूल गई, वो तेरी दोस्त निधि का फोन आया था, बड़ा नाराज हो रही थी। हाँ माँ, कह रही होगी कि मैं फोन नहीं उठाती। इसका मतलब तू जानबूझकर उसका फोन नहीं उठाती है? मैंने तो कह दिया उसे, सुरभि अभी थोड़ा बिजी रहती है इसलिए। चल, मैं आज ही उसे फोन करके घर बुलाती हूँ, वो अभी अपनी माँ के पास ही आई हुई है। शाम को निधि सुरभि से मिलने आती है।
हाय सुरभि, कैसी है तू? बड़ी बदतमीज हो गई है, ना फोन उठाती है। मुझे तो लगा था मैडम जी निकल गई विदेश। फिर आंटी से बात हुई तो उन्होंने बताया। अच्छा मेरी छोड़, तू बता कैसी है तू? मैं एकदम बढ़िया यार। अभी छोटी बहन की शादी की तैयारियां चल रही है, इसी की जानकारी के लिए तुझे फोन कर रही थी। मेरी बहन के लिए भी एक एनआरआई का रिश्ता आया है। तू बता, तेरा एक्सपीरियंस कैसा है? कैसा लगा तुझे अमेरिका, वहां के लोग, वहां की लोकेशंस, वहां का कल्चर? सुरभि ये सब सुनकर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। क्या हुआ सुरभि, कुछ बोलती क्यों नहीं? सच बोलूं तो निधि, मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी ये विदेश ससुराल। आखिर ऐसा क्या ही है इसमें? हो सकता है तुम्हारे हस्बैंड की इनकम वहां के मुकाबले कुछ कम हो, लेकिन तुम यहाँ उनके साथ खुश तो हो, लाइफ का हर मोमेंट एंजॉय तो कर रही हो। और जिंदगी में सबसे जरूरी यही है निधि। अगर तुमको सच बताऊं तो मैंने आज तक अमेरिका देखा ही नहीं। मैं सौरभ के साथ कभी वहां गई ही नहीं, या इंडिया में रहकर उनके पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभा रही हूँ, और हर रोज सास और पड़ोसियों के ताने सुन रही हूँ कि मेरी शादी एक एनआरआई से हुई है। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसा विदेशी ससुराल कि मेरे बेटे ने अभी तक अपने पिता की शक्ल तक नहीं देखी, उनकी गोद में नहीं खेला। निधि ये सब सुनकर एकदम शॉक थी। क्या ये सब सच है सुरभि? मैं तो आज तक यही सोच रही थी कि तू अमेरिका जाकर हमें भूल गई। तू बड़ी ही लैविश लाइफ जी रही होगी। नहीं निधि, मैं बस इसीलिए तुम्हारा फोन नहीं पिक करती थी। और हाँ, सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन एक भी हुआ तो सामने वाले की जिंदगी खराब हो जाएगी, जैसे कि मेरी। और अब मैंने अकेले जीना सीख लिया है। मैंने बहुत देख लिया, कोई बहाना नहीं है। मुझे भी इस प्रॉपर्टी में तीसरा हिस्सा चाहिए। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? आप इस घर में हिस्सा क्यों मांग रही हो? दीदी, ये घर तो हम दोनों के लिए कम है। अगर आपको तीसरा हिस्सा दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? माया के दो भाई माया के उसके फैसले को चुपचाप मान लेते, इसलिए घर में हो रही कोई लड़ाई माया के ससुराल पहुंच जाती। उपेंद्र और नागेंद्र अपने पिताजी के बाद उनकी ही दुकान को चलाते थे। एक दिन दुकान के ऑफर में फ्रिज निकला। हमारे रूम रखा फ्रिज पुराना हो गया था, अच्छा हुआ कंपनी ने हमें फ्रिज गिफ्ट कर दिया। हाँ मम्मी, ये फ्रिज फ्रेंच डोर है और कितना बड़ा भी है। इसके सामने पहले वाला फ्रिज कितना बेकार लग रहा था। ताई जी, हमारा फ्रिज तो बिल्कुल पुराना हो गया है, उसका तो डोर भी टूट गया है। मम्मी कह रही थी इस बार नया फ्रिज लेंगे। जय बेटा, तेरी मम्मी ऐसी बातें सिखाती है। इतने में ही नीरू की देवरानी गौरी कपड़े धूप में फैलाकर नीचे आई, तभी दोनों बच्चे रूम में चले गए। इतने में फ्रिज पर हक जमा रही नीरू पर गौरी का गुस्सा फूट गया। गाँव नहीं बसा, लुटेरे पहले से आ गए। गौरी, तू कहना क्या चाहती है? लुटेरे हम नहीं, तुम लोग हैं। भाभी, दुकान का नौकर अभी फ्रिज रख कर गया तो आप ऐसे घेर के खड़ी हो गई कि लकी ड्रॉ में फ्रिज अकेले आपने जीता हो। गौरी, तेरे जेठ ने कभी तुम लोगों से किसी चीज का हिसाब नहीं मांगते। अगर हम फ्रिज अपने रूम में रख लेंगे तो क्या आफत आ जाएगी? आप तो ऐसे कह रही हो जैसे आपने हमारा टूटा फ्रिज ना देखा हो। दूसरा साल है हम लोग टूटा फ्रिज चला रहे हैं। तुम्हारे फ्रिज में सिर्फ डोर खोलने की दिक्कत है, हमारा फ्रिज तो कूलिंग ही नहीं करता। कितनी बार दूध और सब्जियां खराब हो जाती हैं। मुझे फ्रिज की ज्यादा जरूरत है। फ्रिज की किसे ज्यादा जरूरत है ये तो शाम को आदमियों के आने के बाद ही पता चलेगा। मैं हमेशा तुम्हें हर चीज दे देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि जरूरत की चीज भी तुम्हें ही दे दूं। कुछ भी हो, आप इस फ्रिज को हाथ तब तक नहीं लगाएंगे जब तक घर के आदमी दुकान से नहीं आ जाते। देखते हैं कौन करता है फैसला। फ्रिज तो मेरे रूम में ही जाएगा। इसी तरह नीरू और गौरी दुकान से आई हर चीज के लिए लड़ते रहते। आज भी वही हो रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई, दोनों आदमी दुकान से घर आ गए। नागेंद्र ने घर में घुसते ही बड़ा सा फ्रेंच डोर फ्रिज देखा। गौरी, तुमने ये फ्रिज अभी तक कमरे में क्यों नहीं रखा? नागेंद्र जी, भाभी जी फ्रिज को घेर कर खड़ी हैं, बोल रही हैं फ्रिज वो अपने रूम में रखेंगी। नागेंद्र, नीरू इसलिए बोल रही होगी क्योंकि हमारे फ्रिज की कूलिंग खराब हो गई है, इसलिए मैं तो फ्रिज लेने ही वाला था, पर पैसों की वजह से नहीं खरीदा। अब जब आ गया है तो फ्रिज हम अपने रूम में ही रखेंगे। भैया, आपने अपने फ्रिज की कूलिंग तो देखी, कभी हमारा टूटा फ्रिज देखा होता? हम लोगों को फ्रिज की ज्यादा जरूरत है। हमें फ्रिज की ज्यादा जरूरत है, वरना मैं कहता ही नहीं। नागेंद्र जी, ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे। ऐसा करिए, कल माया दीदी को बुला लीजिए, वही फैसला कर देंगी। मुझे कोई परेशानी नहीं, जब दीदी हमारा फ्रिज देखेंगे तो फैसला हमारे पक्ष में ही होगा। अगले दिन माया को ससुराल से मायके के झगड़े को सुलझाने के लिए बुलाया जाता है। माया अपने दोनों भाइयों को बराबर सपोर्ट करती। माया घर में घुसती है। घर के सब लोग हॉल में बैठे माया का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी माया घर में घुसती है। आइए दीदी, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। किचन से एक ट्रे में सभी के लिए चाय लाते हुए गौरी जब माया को देखती है तो कहती है,
दीदी चाय पी लीजिए, जो भी बात है हम आपको तसल्ली से बैठकर बताएंगे। वो सब बात सही है, तुम लोग रोज मुझे बुलाकर खड़ा कर लेते हो। आज बच्चों के कॉलेज जाना था, कोई बड़ा फंक्शन है, लेकिन तुम दोनों जब देखो लड़ते ही रहते हो। दीदी आप शांत होकर चाय पीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि क्या बात है। ठीक है, अब जब बच्चों का फंक्शन छोड़कर आ गई तो तुम्हारा फैसला तो करके ही जाऊंगी। माया अपने भाइयों और भाभी के साथ बैठकर चाय पीती है और फिर उपेंद्र उस फ्रेंच डोर फ्रिज के पास ले आता है, जिसे देखकर माया की आंखें चमक जाती है। ये फ्रिज कैसा? ये तो बहुत महंगा और सुंदर लग रहा है। दीदी ये फ्रिज दुकान के लकी ड्रॉ में निकला है। दीदी बात यही है, अगर ये बेकार सा होता तो नागेंद्र मुझ पर थोप देता। अब जब मेरा पुराना फ्रिज कूलिंग नहीं करता तब भी ये फ्रिज मुझे देने को तैयार नहीं है। नागेंद्र ये गलत बात है, उपेंद्र तुम्हारा बड़ा भाई है। अगर तुम्हारे पास पहले से ही सही सलामत फ्रिज है तो ये फ्रिज उसे लेने दे, जब तुझे जरूरत हो तो नया ले आना। इनका फ्रिज मेरे फ्रिज से बहुत अच्छा है, आप चाहें तो खुद चलकर देख लीजिए। हम 2 साल से टूटा फ्रिज चला रहे हैं, घर और बच्चों के खर्चों की वजह से नया फ्रिज भी नहीं ले रहे। मतलब एक फ्रिज दोनों लोग अपने अपने रूम में रखना चाहते हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा करो, फ्रिज को हॉल में ही रख लो, दोनों लोग यूज कर लेना। नहीं दीदी, इनके बच्चे पूरे दिन पानी पी पी कर बोतलें खाली करते रहें और हम भरते भरते मर जाएंगे। दीदी भाभी सही कह रही हैं, मैं भी इनके साथ फ्रिज एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मीनू और अनिका अजीब सी स्मेल वाले स्नैक्स लाकर फ्रिज में रखती हैं, जिससे पूरा फ्रिज में गंदी महक आने लगती है। गौरी तुम मेरी बेटियों के लिए कुछ ना बोलो, तुम्हारे बच्चे तो जैसे सिर्फ घर का बना ही खाते होंगे। ठीक है, मैंने फैसला कर दिया, अब ये फ्रिज तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलेगा। दीदी आप ये क्या कह रही हो? अगर ये फ्रिज हम दोनों नहीं लेंगे तो उसका क्या होगा? फ्रेंच डोर फ्रिज है, इसकी कीमत 1 लाख के आसपास होगी। इसे बेचकर तुम दोनों एक एक डबल डोर फ्रिज ले लो। दीदी एकदम सही फैसला है, वैसे भी ये फ्रिज बहुत बिजली खाएगा। दीदी मुझे भी आपका फैसला सही लगा। ठीक है, फैसला हो गया, दोनों लोग फ्रिज खरीद लेना। बाकी अब मैं अपने घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है, हम कल ही ये फ्रिज हटाकर 2 नए फ्रिज ले आएंगे। उपेंद्र और नागेंद्र दोनों एक दूसरे के लिए जलते रहते और लड़ते रहते, फिर भी एक ही दुकान में काम करते। घर उनका खाना एक ही साथ बटा और नाश्ता अलग अलग तरह का सबकी पसंद का बनता। एक दिन हॉल में सब बैठे होते हैं। मीनू अपनी माँ से बोली, माँ मेरे क्लास की लड़कियां कथक की क्लास ले रही हैं, क्या मैं भी कल से डांस क्लास ज्वाइन कर लूं? क्यों नहीं बेटा, तुम्हें डांस क्लास ज्वाइन करना है तो कर लो। बच्चों को डांस क्लास दिखाना तो फिजूल खर्ची है, डांस वगैरह तो अपने आप ही आ जाता है। शायद तुमने सही से सुना नहीं, वो डांस नहीं बल्कि कथक के लिए कह रही है। आजकल लड़कियों को हर काम में निपुण होना जरूरी है। जय कितने दिनों से जिद कर रहा है कि साइंस की कोचिंग ज्वाइन करना है, पर मैं पैसों की वजह से मना कर रही हूँ। आप पैसों को पानी की तरह बहाती हैं। भाभी जी, आप इस घर की बड़ी हो, आप ही फिजूल खर्ची करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? मैं अपनी लड़की पर कुछ खर्च कर रही हूँ तो क्या वो फिजूल खर्ची है? जय तो पहले से ही 3 कोचिंग पढ़ रहा है। मीनू अपना ज्यादातर सिलेबस खुद ही मैनेज कर लेती है। अगर उसे कथक सीखने का मन है तो मना कैसे कर सकते हैं? कल माया दीदी यहाँ आएगी, अब वही फैसला करेंगी। अगर मीनू डांस क्लास ज्वाइन करेगी तो जय भी 3 जगह की कोचिंग पढ़ेगा। माया दीदी मीनू से बहुत प्यार करती हैं, उन्हें बुलाकर तुम कभी भी अपने मन की नहीं करा सकते। अगले दिन माया नाश्ते के टाइम ही घर आ जाती है। मीनू, जय और अनिका सांझ सब स्कूल जाने के लिए तैयार डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं। आओ दीदी, हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं, आप भी आकर नाश्ता कर लो। नहीं, मैं नाश्ता करके आई हूँ। तुम लोगों की थोड़ी थोड़ी बात पर ऐसे युद्ध चलते हैं, इसलिए खा पी कर आती हूँ। मैं खाली पेट आऊँ और यहाँ किचन में ताला लटका हो। ना दीदी, अब बच्चों की स्कूल की बस आ गई है, इन्हें छोड़कर ही नाश्ता करूंगा। चलो बच्चों को छोड़कर आओ, फिर बात करते हैं। बच्चे स्कूल चले जाते हैं। इसके बाद नागेंद्र और उपेंद्र डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। नीरू और गौरी वहीं खड़ी होती है। माया चेयर पर बैठकर चाय पीते हुए बोली, क्या हुआ, मुझे सुबह सुबह क्यों बुलाया? एक ही शहर में तो हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने घर में खाली रहती हूँ। दीदी बात ये है कि मीनू डांस क्लास ज्वाइन करके कथक सीखना चाहती है। हमारे छोटे भाई साहब इसे फिजूल खर्ची बता रहे हैं। नागेंद्र, अगर मीनू का मन है तो उसे सीखने दो। बच्चों के लिए ही कमाते हो, फिर वो मन मार कर जिए, क्या फायदा इसका? दीदी, जय 3 सब्जेक्ट की कोचिंग पढ़ता है। उसने साइंस की कोचिंग के लिए बोला, पर मैंने पैसों और खर्चों की वजह से मना कर दिया। दीदी, बताते भी तो हंसी आ रही है, ये बचत की बात कर रही हैं। दोनों बच्चों को टिफिन में बादाम का हलवा, काजू पिस्ता डालकर सब्जी बनाकर देती है। महीने में 5,000 तो इनके महंगे नाश्ते के लिए रख लो। नीरू सही कह रही है, हमारे बच्चे रोज सूखा पराठा ले जाते हैं, इनके बच्चे ड्राई फ्रूट का बना नाश्ता, हर तीसरे दिन पनीर चाहिए। नीरू और उपेंद्र, तुम बच्चों को खाने पर टोक लगाओगे। तुम भी अपने बच्चों के लिए बढ़िया नाश्ता खाना लाओ ना। मैं बड़ा हूं ना, दुकान में बचत करके दोबारा दुकान का माल मंगाना होता है।
छोटे भाई साहब तो गले में से पैसे लिए और मर्जी जो आई वो ले आए। मैं बच्चों को खाने पीने के लिए कुछ नहीं कह सकती। रही बात मीनू के डांस क्लास की, तो कल से वो डांस क्लास ज्वाइन करेगी। ठीक है दीदी, कल से मैं भी जय को साइंस क्लास भेज दिया करूंगी। हर चीज में बदला लेना अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है जय साइंस में अच्छा है, और तुमने ही बताया था कि जय को साइंस तुम पढ़ाती हो, तो बेकार में उसे साइंस क्लासेस क्यों दिलाना। दीदी, मैं आपके फैसले के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन अगर जय कोचिंग जाएगा तो और ब्रिलियंट हो जाएगा। देवर जी, याद रखो, मीनू इंग्लिश में सही है तो कोचिंग नहीं पढ़ रही, वो सिर्फ मैथ की कोचिंग पढ़ रही है। आपका जय 3 कोचिंग पढ़ रहा, उसके बाद भी आपको मीनू की डांस क्लास से प्रॉब्लम है। माया चेयर से उठते हुए कहती है, देखो मैंने फैसला कर दिया है, कल से सिर्फ मीनू डांस क्लास जाएगी। तुम दोनों जय की पढ़ाई पर ध्यान दो, इस दौर में तुम उसका भविष्य बर्बाद कर दोगे। जी दीदी, पर आपने आज भैया की तरफ झुककर उनके पक्ष में फैसला कर दिया। खैर चलिए, मैं दुकान पर जा रहा हूँ, आपको घर तक छोड़ दूंगा। तुम सब अपना काम करो, मैं अपने घर का रास्ता जानती हूँ। वैसे भी मम्मी पापा नहीं रहे तब से यहाँ आते भी मन नहीं होता। पक्ष विपक्ष की वजह से तुम्हारे मसलों में पड़ने का मन नहीं होता। माया अपने घर चली जाती है, लेकिन कुछ महीनों बाद नागेंद्र को अपने भैया उपेंद्र पर शक होता है कि वो दुकान के हिसाब में गड़बड़ी कर रहे हैं। दुकान की कमाई अपने बैंक अकाउंट में भर रहे हैं। शाम को घर में सब हॉल में बैठे होते हैं। नागेंद्र हाथ में हिसाब किताब का रजिस्टर देखकर बोलता है, नागेंद्र, ये रजिस्टर घर पर क्यों लाया? ये तो दुकान पर रहता है। भैया, मैं तो ये देख रहा हूँ घर खर्च का कॉलम इतना क्यों भर गया? इस घर का खर्च, मेरी 2 बेटियां हैं, तेरे 2 बच्चे और बीवी हैं, इस महीने त्योहार खर्च भी हो गया। फिर भी खर्च 50,000 के आसपास है, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब तू मेरी नीयत पर शक करेगा? पापा के जमाने से सारा हिसाब मैं ही देखता आया हूँ। देवर जी, आप ज्यादा शक मत पालो, इससे अच्छा खासा चल रहा घर टूट जाएगा। दीदी, इसमें वो गलत क्या कर रहे हैं? बात पैसों की ही है तो हिसाब किताब साफ साफ होना चाहिए। मैंने आज तक 1 पैसा अलग नहीं रखा, अब तू मुझ पर उंगली उठाएगा? इतना शक किस बात को लेकर हो रहा है? भाभी, दुकान में होने वाली इनकम बढ़ गई है, लेकिन रजिस्टर में खर्च बढ़े हुए दिखाए जा रहे हैं। मेरा भी दुकान पर हक है, क्या मैं सवाल भी नहीं करूंगा? मैं बड़ा हूँ, दुकान संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। जिम्मेदारी है या हक? हक तो वो साफ साफ दिख रहा है। इतना शक है तो दुकान अलग अलग कर लो। माया दीदी को बुलाकर कल दुकान अलग अलग ही कर लेंगे, कम से कम ये तो नहीं लगेगा कि कोई मेरा हक खा रहा है। अगले दिन माया घर पर बुलाई जाती है। माया इस बार बहुत गुस्से में होती है, क्योंकि नीरू ने दुकान और हिसाब की लड़ाई के बारे में पहले ही सब बता दिया होता है। हॉल में एक तरफ नागेंद्र और दूसरी तरफ उपेंद्र बैठे होते हैं। हर बार मुझे बुलाना जरूरी है, तुम दोनों बिना लड़े रह नहीं सकते। आप हिसाब का रजिस्टर उठाकर देख लो, फिर देखना किसकी गलती है। मतलब आप पापा की मेहनत से बनी दुकान लड़ाई की वजह से बन गई? दीदी, आप खुद इनके बच्चों के खर्चे देखिए, फिर मेरे शक को गलत नहीं कहिएगा। कमाई का आधा हिस्सा तो बड़े भैया के खर्च में चला जाता है। मैंने कभी कोई पैसा और हिसाब नहीं छुपाए, जो चाहे चेक कर लो। तुम दोनों ने कभी शांति से बैठकर हिसाब किताब जोड़ा है? देवर जी से शक के रसगुल्ले बनवा लो, हिसाब किताब तो आपका बड़ा भैया ही रखता है। तुम दोनों बड़ा छोटा तेरा मेरा करते हुए भूल गए, दुकान पापा की मेहनत की कमाई और तुम दोनों की अमानत है। दीदी, ये बात उपेंद्र को समझाओ, ये तो दुकान के 2 हिस्से करवाने को तैयार है। मैं दुकान के 2 हिस्से नहीं चाहता हूँ, पर दुकान में हो रही कमाई में अपना हिस्सा चाहता हूँ। मैं सिर्फ दुकान की कमाई से घर चलाता हूँ और दुकान का माल भी मंगाता हूँ। आप जो करते हो खुद ही करते हो, मैं तो माल ढोने, गोदाम देखने, वो नौकर बनाकर रह गया हूँ। इस परेशानी का एक ही हल है, आज से दुकान का हिसाब किताब साथ में बैठकर देखेंगे। दोनों की सहमति के बिना कोई खर्च नहीं होगा। ठीक है दीदी, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, मुझे आपके फैसले से कोई आपत्ति नहीं है। ये आखिरी बार था जो तुम्हारी लड़ाई सुलझाने आ गई, अगली बार बुलाया तो फैसला हल्का नहीं होगा। कई महीने तक ऐसे ही छोटी मोटी लड़ाई होती, पर वो दोनों खुद ही सुलझा लेते, कभी भी माया को फैसला लेने के लिए नहीं बुलाते। फिर एक दिन नीरू झाड़ू पोछा करते हुए गुस्से में बोली, सालों से देख रही हूँ, मैं इस घर की बड़ी बहू होने के बाद भी झाड़ू पोछा करती हूँ, जैसे मेरे बच्चे ही गंदा करते हो। भाभी, जब आप झाड़ू पोछा कर रही होती हो तो मैं सबका नाश्ता बना रही होती हूँ। सबका नहीं, सिर्फ अपने बच्चों का। मेरी मीनू तो इतनी सुबह खुद बनाकर चली जाती है, जब तुम उठी भी नहीं होती हो। मैं आराम नहीं करती हूँ, पूरे घर का काम करती हूँ। मैं तो थक चुकी हूँ, मुझे घर अलग चाहिए। इतने में नागेंद्र और उपेंद्र हॉल में आ जाते हैं। मैं भी नीरू को ठंड गर्मी में इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा करते देख परेशान हो गया हूँ। इतनी बड़ी बात है तो मैं दीदी को कॉल करके बुलाता हूँ, कौन सा हिस्सा किसका होगा वही फैसला करेंगी।
नागेंद्र फोन निकालकर माया को कॉल करके फैसला लेने के लिए घर बुलाता है। माया दोनों भाइयों के झगड़ों से परेशान होकर अपने पति से कहती है, चिराग जी, मैं तो अपने दोनों भाइयों की लड़ाई से परेशान हो चुकी हूँ। क्या हुआ? अब दोनों घर का बंटवारा करने में लगे हैं। दोनों को आधा आधा घर चाहिए। घर के 2 हिस्से क्यों? 3 हिस्से कराओ। 3 क्यों? भैया तो 2 ही हैं। तीसरा हिस्सा तुम्हारा, तुम भी तो उनकी बहन हो। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। आज मेरी बात मान कर देखिए, फिर जो होगा वो देखने लायक होगा। ठीक है। माया अपने घर से मायके के लिए निकल जाती है। जब घर में घुसती है तो दोनों भाई और भाभियां परेशान चेहरे से सोफे पर बैठे होते हैं। उपेंद्र, नागेंद्र, तुम दोनों ने आज दुकान नहीं खोली? बच्चों को स्कूल छोड़कर दुकान जा ही रहा था, तब तक भाभी के मन की बात सामने आ गई। यही कि भाभी इस घर में अपना अलग हिस्सा चाहती हैं। मैं अकेले इस घर का झाड़ू पोछा करके परेशान हो चुकी हूँ। मैं अब और कामचोर गौरी के साथ नहीं रह सकती। दीदी, मैं पूरे दिन किचन संभालती हूँ, मुझे कामचोर बोल रही हैं? किचन अकेले नहीं संभालती, मैं भी लगातार लगी रहती हूँ। साफ बात यह है कि नीरू अकेले इतने बड़े घर की साफ सफाई करे। इनके छोटे छोटे स्कूल से बच्चे आते ही गंदा करके रख देते हैं। मतलब जब तुम्हारे बच्चे छोटे थे तो गंदा नहीं करते, या नागेंद्र के बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? वो बच्चे भी हमारे ही हैं। फिर भी अब हम एक साथ एक छत के नीचे नहीं रहना चाहते। हम ऊपर फ्लोर पर रहेंगे, ये अपना नीचे ही रहें। ऊपर का नया बना है, अगर अलग होंगे तो ऊपर का मैं ही लूंगी। ऊपर नीचे कुछ भी हो, घर के 2 हिस्से होंगे। घर के 2 नहीं 3 हिस्से होंगे। मैं भी दहेज में मायका लूंगी। दीदी, आप ये क्या कह रही हो? ये घर तो हम दोनों के लिए ही कम है, आप भी हिस्सा लेंगी? जैसे तुम इस घर के हिस्सेदार हो वैसे ही मैं भी दावेदार हूँ। मैं भी इस घर की बेटी हूँ। दीदी, आप हमसे बड़ी हैं, समझदार हैं, आप ऐसा नहीं कर सकती। अगर तुम दोनों इस घर के हिस्से करोगे तो 3 हिस्से ही होंगे, वरना तुम दोनों आराम से रहो। दोनों भाई आपस में सलाह मशवरा कर लो। माया जितनी देर में चाय पीती है, उपेंद्र और नागेंद्र रूम में जाते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। दीदी, हमने फैसला कर लिया है, हम दोनों इस घर को कभी नहीं बांटेंगे। जी दीदी, हम दोनों प्यार से इस घर में रहेंगे। दीदी, अगर आप गौरी को समझा दें कि झाड़ू पोछा करने में वो मेरी मदद करे तो मेरी भी परेशानी खत्म हो जाती। गौरी, नीरू तुम्हारा किचन में हाथ बटाती है तो तुम्हें भी अपनी जेठानी के साथ मिलकर झाड़ू पोछा करना होगा। दीदी, मैं और काम तो करती हूँ ना। इसके बाद मैं इस घर में कभी फैसला करने नहीं आऊंगी। ये आखिरी फैसला है। एक हफ्ते नीरू सफाई करेगी तो दूसरे हफ्ते गौरी साफ सफाई करेगी। एकदम सही बोला दीदी। गौरी, अब भाभी अकेले झाड़ू पोछा नहीं करेंगी। ठीक है, दीदी का फैसला सर आंखों पर। सुबह का समय था। श्वेता किचन में खड़ी नाश्ता बना रही थी। अरे बहू, जल्दी से गर्मा गर्म 1 कप चाय पिला दे, उसके बाद सबका नाश्ता बनाती रहना। श्वेता तुरंत चाय बनाने लगी। 2 कप चाय ट्रे में रखकर वो किचन से बाहर आ गई। भगवान झूठ ना बुलवाए, बहू के पहले दिन ही मैंने कह दिया था मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और इसने बेटी बनकर दिखाया। सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं, ये मेरी भी बेटी है। श्वेता मुस्कुराई और दोबारा किचन की ओर चली गई। थोड़ी देर बाद श्वेता की ननद सौम्या वहां आई। भाभी, कॉलेज के लिए देर हो रही है, जल्दी से मेरा ब्रेकफास्ट बना दो ना प्लीज। अरे तुम डाइनिंग टेबल पर बैठो, गर्मा गर्म नाश्ता रेडी है। सौम्या बाहर बैठ गई। श्वेता तुरंत नाश्ता लेकर आई। श्वेता अपनी साड़ी से पसीना पोंछ रही थी कि आर्यन की आवाज आई। श्वेता, कहाँ हो तुम? मेरी टाई नहीं मिल रही है, मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। श्वेता दौड़कर कमरे में गई और अलमारी खोलकर टाई निकाल दी। कितनी बार कहा है कि आपकी टाई इसी अलमारी में रहती है, कमरे में सब दिखता है, बस टाई नहीं दिखती। कभी कभी तो लगता है अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। तभी श्वेता के कानों में शिवम की आवाज पड़ी। भाभी, मेरे जूते नहीं मिल रहे। श्वेता उसके कमरे में गई और बेड के नीचे से जूते निकाल दिए। कितनी बार कहा है, जूते बेड के नीचे रखते हो और सुबह भूल जाते हो। तुम्हारी इस आदत से कल को तुम्हारी पत्नी भी परेशान हो जाएगी। भाभी, अभी शादी का कोई मूड नहीं है। जानती हूँ, पहले लड़कियों से फ्लर्ट करने से तो फुर्सत मिले जनाब को, तभी ना। कभी तान्या, कभी पूजा, कभी शिखा, और अब नताशा। हाँ, इस बार सीरियस हूँ मैं। शिवम जूते पहनकर कॉलेज चला गया। श्वेता दोबारा किचन में आई और सबके झूठे बर्तन धोने लगी। श्वेता और आर्यन की शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी। श्वेता ने बहू नहीं बेटी बनकर घर संभाला था। पूरी कॉलोनी उसकी तारीफ करती थी। कुछ देर बाद आर्यन ऑफिस में अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था, तभी उसका दोस्त तरुण पास आया। काफी दिनों से तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन तुम ऑफिस से सीधे घर चले जाते हो। क्या बात है, कोई जरूरी बात है क्या? हाँ, और बात तुम्हारे भाई शिवम के बारे में है।
आर्यन के हाथ रुक गए। शिवम के बारे में क्या? अरे वो नताशा नाम की लड़की के प्रेम जाल में है। मैं उसे जानता हूँ। वो लड़कों को फंसाकर बाद में पैसे ऐंठती है। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए पहले बता रहा हूँ। तरुण वहां से चला गया। शाम को आर्यन घर पहुंचा। शिवम कहाँ है? दोस्तों के साथ बाहर गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। क्यों? तभी शिवम घर आया। आर्यन ने शिवम की ओर देखा। देखो शिवम, मैं जो पूछूं उसका सही जवाब देना। ये नताशा कौन है? मेरी दोस्त है भैया, मैं उससे प्रेम करता हूँ। आर्यन गुस्सा हो गया। इससे पहले तुम किसी और से प्रेम करते थे। नताशा का साथ छोड़ दो, वो अच्छी लड़की नहीं है। ये आपको किसने बताया? मुझे रिपोर्ट मिली है। वो लड़कों को लव के चक्कर में फंसाकर पैसे ऐंठती है। और तुम्हें पता है कि मेरी सैलरी से घर चलता है, तुम्हारी और सौम्या की फीस भी है। अगर तुम किसी मुसीबत में फंसे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। श्वेता आर्यन की ओर देखती है। अब जाने दीजिए ना, मैं शिवम को समझा दूंगी। शिवम चुपचाप वहां से चला गया। श्वेता शिवम के पास पहुंची और उसे समझाने लगी। शिवम, तुम्हारे भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। उनके पास कभी गलत जानकारी नहीं आती। मुझे लगता है तुम्हें नताशा से जल्द दूरी बना लेनी चाहिए। अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। मैं चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बनो और इस परिवार का सहारा बनो। जी भाभी, अब से मैं सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान लगाऊंगा। इतना कहकर शिवम वहां से चला गया। अगले दिन श्वेता किचन में खाना बना रही थी, तभी उसके फोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? हेलो भाभी, मैं शिवम बोल रहा हूँ। शिवम, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों? भाभी, मैं इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ, अब जल्दी यहाँ आ जाइए ना। ये सुनकर श्वेता घबरा गई। पुलिस स्टेशन में? लेकिन क्यों? भाभी, पता नहीं नताशा को अचानक क्या हो गया। उसने मुझे गार्डन में मिलने बुलाया और फिर अचानक पुलिस को फोन कर दिया। उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया है। पुलिस उसी की बात मान रही है। श्वेता सन्न रह गई। तुम घबरा मत शिवम। भाभी, भैया को मत बताना। ठीक है, मैं भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। श्वेता ने फोन रख दिया और सारी बात अपनी सास को बता दी। कौशल्या घबरा गई। चलो बहू, थाने चलते हैं, देखते हैं शिवम किस मुसीबत में फंसा है। कुछ ही देर में कौशल्या और श्वेता पुलिस स्टेशन पहुंच गई। शिवम लॉकअप में बंद था। सामने एक इंस्पेक्टर बैठा था। उसके सामने एक खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की बैठी थी। जिसे आपने लॉकअप में बंद किया है वो मेरा देवर है। ये लड़की सामने बैठी है, इसका नाम नताशा है। इसका आरोप है कि तुम्हारे देवर ने इससे 2 लाख रुपए उधार लिए और अब लौटाने से मना कर रहा है। श्वेता घबरा गई। शिवम, क्या तुमने इससे पैसे लिए थे? नहीं भाभी, मैंने इससे कोई पैसे नहीं लिए। श्वेता नताशा की ओर मुड़ी। मेरा देवर कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। नताशा श्वेता को अलग ले गई। देखो, शिवम ने मुझसे पैसे नहीं लिए। मुझे इस वक्त 2 लाख रुपए चाहिए, इसलिए मैंने उसे फंसा दिया। अगर तुम चाहती हो कि मैं शिकायत वापस ले लूं तो 2 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं रेप का आरोपी लगा दूंगी। ये सुनकर श्वेता घबरा गई। श्वेता सास के पास पहुंची और सब कुछ बता दिया। 2 लाख रुपए? इतनी बड़ी रकम हम कहां से लाएंगे? श्वेता गहरी सोच में डूब गई। आप चिंता मत कीजिए, दहेज में जो गहने मुझे मिले थे मैं उन्हें गिरवी रख दूंगी। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। तो इस परिवार के लिए और क्या क्या करेगी बेटा? क्या ये परिवार मेरा नहीं है? श्वेता घर से अपने गहने निकाल लाई। उससे सुनार के यहाँ गहने रख दिए और 2 लाख रुपए जुटाए। वो 2 लाख लेकर थाने पहुंची। अपनी शिकायत वापस ले लो। नताशा ने शिकायत वापस ले ली। श्वेता शिवम को घर ले आई। शिवम फूट फूट कर रो पड़ा। भाभी, प्लीज भैया को मत बताना। टेंशन मत लो, भैया को कभी कुछ पता नहीं चलेगा। अब सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। शिवम वहां से चला गया। तभी कैलाश वहां आए। तुमने साबित कर दिया कि तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। आखिर बेटी किसकी है? ये तो हमारी ही बेटी है। कुछ समय बाद श्वेता ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। आर्यन ने उसका नाम राहुल रखा। देखते देखते राहुल 5 साल का हो गया। सौम्या की पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसका रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शाम का समय था। आर्यन घबराया हुआ घर में दाखिल हुआ। श्वेता ने आर्यन को देखा तो चौंक गई। क्या हुआ? आप तो बैंक से पैसे निकालने गए थे, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। श्वेता, तुम तो जानती हो कि मैं सौम्या की शादी के लिए पाई पैसे जोड़कर बैंक में पैसे जमा कर रहा था। वही पैसे निकाल कर आ रहा था कि रास्ते में कुछ लोग मिल गए और गन दिखाकर सारे पैसे छीन ले गए। ये सुनकर श्वेता बुरी तरह घबरा गई। ओह माय गॉड, तब तो आपको तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिखानी चाहिए। कोई फायदा नहीं। पुलिस उन चोरों को ढूंढ पाएगी या नहीं, पैसा वापस मिलेगा या नहीं, कुछ भी तय नहीं।
सवाल यह है कि 10 दिन बाद सौम्या की शादी है, अब सब कुछ कैसे होगा? आर्यन बुरी तरह टूट गया। कौशल्या और कैलाश भी सब सुन रहे थे और दोनों के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। इतनी बड़ी रकम आप कोई उधार भी नहीं देगा, और अगर बारात वापस लौट गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। श्वेता कुछ देर गहरी सोच में डूब गई। टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। श्वेता, तुम पैसों का इंतजाम कहाँ से करोगी? मैं अपने पापा से पैसे उधार ले लूंगी, बाद में कैसे चुकाना है वो देख लेंगे, लेकिन अभी सौम्या की शादी बहुत जरूरी है। आर्यन की आंखों में थोड़ी शांति आई। अगर ऐसा हो गया तो मेरी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। श्वेता ने तुरंत अपने पापा को फोन लगाया और सारी घटना बता दी। कुछ ही समय में श्वेता के पापा 20 लाख रुपए श्वेता के घर भिजवा देते हैं। घर में सबकी जान में जान आई। कौशल्या श्वेता को अकेले में रह गई। तुमने इस घर के लिए कितना कुछ किया है। जब शिवम मुसीबत में था तुमने अपने गहने बेच दिए। आज जब सौम्या की शादी खतरे में पड़ी तो तुमने अपने पापा से पैसे ले लिए। तुम सारा दिन घर के काम में लगी रहती हो। श्वेता मुस्कुराई। माँ जी, फिर बेटियों से ऐसी बातें नहीं करते। जो मैं कर रही हूँ वो हर बेटी का कर्तव्य होता है, अपने परिवार की जिम्मेदारी संभालना। कौशल्या मुस्कुरा दी। कुछ दिनों बाद सौम्या की शादी हो गई। समय बीतता गया। देखते ही देखते राहुल 10 साल का हो गया। एक दिन श्वेता राहुल के स्कूल में थी। देखो श्वेता, तुम्हारा बेटा राहुल बहुत इंटेलिजेंट है। सच कहूँ तो ये स्कूल उसके लायक नहीं है। अगर तुम उसे किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में डालो तो वो आगे जाकर बहुत कुछ कर सकता है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं लोटस वैली में अपने बेटे का एडमिशन कराने की सोच रही हूँ। लेकिन लोटस वैली की फीस बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, वो फीस मेरे बेटे के भविष्य से ज्यादा नहीं है। प्रिंसिपल मुस्कुरा दी। श्वेता ने घर आकर अपने मन की बात आर्यन को बताई। आर्यन चौंक गया। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जिस स्कूल में राहुल पढ़ रहा है उसमें क्या खराबी है? उसी स्कूल में मैं भी पढ़ा था, तो क्या मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ? श्वेता चौंक गई। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका जमाना और था, आज का जमाना कुछ और है। अगर हमारा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा तो कल को बड़ा आदमी बनेगा। आप क्या चाहते हैं कि आपका बेटा भी इस छोटे से मकान में आपकी तरह जिंदगी गुजारे? तभी कौशल्या और कैलाश वहां आ गए। वे सारी बात सुन चुके थे। बहू, आर्यन सही कह रहा है। ये कैसी बात हुई कि तुम मेरे बेटे से कह रहे हो कि राहुल भी उसकी तरह इस छोटे से घर में जिंदगी गुजारे? और घर के खर्चे भी कम नहीं है। शिवम की अभी जॉब नहीं लगी, वो अब भी अपने भाई पर डिपेंडेंट है। उसकी भी शादी करनी है। और सौम्या के ससुराल में कभी न कभी फंक्शन होते ही रहते हैं। बेटे के ससुराल में लेन देन चलता ही रहता है। क्या तुम ये सब नहीं जानती? आर्यन ये सब खर्चे कैसे मैनेज करेगा? इसका एक ही तरीका है कि राहुल इसी स्कूल में पढ़ता रहे। हमारे जमाने में भी लोग छोटे स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ लिख कर काबिल बनते थे। ये कहकर कैलाश और कौशल्या वहां से चले गए। आर्यन ने गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। श्वेता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने कमरे में आई। उसे राहुल को पढ़ते हुए देखा। फिर वो आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में खुद को देखकर वो बुरी तरह चौंक गई। आज जब मेरे बेटे के भविष्य की बारी आई तो किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आई। सबको अपने अपने खर्चों की चिंता है, लेकिन मैं अपने बेटे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगी। श्वेता की आंखों में दृढ़ता उतर आई। मैं ऑनलाइन जॉब करूंगी। ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैं भूल गई थी कि मैंने अपने समय में MBA भी किया था। शादी के बाद ये पहला दिन था जब श्वेता ने अपना लैपटॉप खोला। उस दिन के बाद श्वेता लैपटॉप पर ऑनलाइन जॉब की तलाश में लग गई। कुछ समय बाद श्वेता को एक अच्छी कंपनी में ऑनलाइन जॉब मिल गई। श्वेता की MBA की डिग्री अब उसके बहुत काम आ रही थी। दिन भर श्वेता ससुराल की जिम्मेदारियां निभाती और रात के समय लैपटॉप खोलकर काम करती। एक रात आर्यन नींद में करवट बदलता हुआ बोला, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? पहले तो तुम सो जाया करती थी, अब देखता हूँ रात रात भर लैपटॉप चलाती रहती हो। सो जाइए पतिदेव, अब मेरा भी मन करता है कि लैपटॉप पर थोड़ा गाना वाना सुन लूं। आर्यन गहरी नींद में सो गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन श्वेता ने अपने बेटे राहुल का लोटस वैली स्कूल में एडमिशन करवा दिया। जब ये बात घर वालों को पता चली तो आर्यन बुरी तरह चौंक गया। लोटस वैली की एडमिशन फीस 3 लाख रुपया है और हर महीने की फीस कम से कम 25 से 30 हजार। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आप शायद भूल गए थे पतिदेव, मैंने शादी से पहले MBA किया था, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारियां निभाते निभाते मुझे समय ही नहीं मिला कि अपनी डिग्री याद रख सकूं। जब बेटे के भविष्य की बारी आई तो मुझे सब याद आ गया। मैं ऑनलाइन जॉब कर रही हूँ और वो भी एक बहुत अच्छी मार्केटिंग कंपनी में। तभी कौशल्या और कैलाश वहां आ गए।
तुम इतनी अच्छी जॉब कर रही हो तो तुमने हम सबको बताना तक जरूरी नहीं समझा? मैं आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी। बहू, जब तुम्हें इतनी अच्छी जॉब मिल गई है और तुम महीने की इतनी अच्छी रकम कमा रही हो तो फिजूल में पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? तुम्हें तो अपने पति का हाथ बटाना चाहिए और अपने पैसों का इस घर में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। मतलब साफ है बहू, आर्यन पर पूरे घर का बोझ है। ये बोझ तुम कम कर सकती हो। फिर जब शिवम की जॉब लग जाएगी तो हम उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढेंगे और उसकी शादी धूमधाम से करेंगे। इसमें बहुत पैसा लगेगा। अगर तुम अभी पैसे बचाकर शिवम की शादी के लिए रखो तो ज्यादा बेहतर होगा। तभी शिवम भी वहां आ गया। हाँ भाभी, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। श्वेता सबके चेहरे देखती है और आर्यन की ओर मुड़ती है। और आपकी क्या राय है? मैं तो हमेशा फैमिली के साथ ही रहता हूँ। श्वेता अपने बेटे राहुल का हाथ पकड़ती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आज पहली बार श्वेता को एहसास हुआ कि ससुराल में बेटी बेटी कहना सिर्फ दिखावा होता है। श्वेता का इस तरह जाना कौशल्या, कैलाश और शिवम को नागवारा गुजरा। देखा, अब पैसे कमाने लगी है, कितना एटीट्यूड आ गया, बिना जवाब दिए चली गई। समय बीतता गया। अब बात बात पर कौशल्या और कैलाश श्वेता को ताने मारने लगे। शिवम भी छोटी छोटी बातों पर श्वेता को नीचा दिखाने लगा। आर्यन भी अपनी पत्नी से कम बातें करने लगा। लेकिन श्वेता इन सब बातों को इग्नोर करके अपने बेटे राहुल की पढ़ाई पर ध्यान देती रही। राहुल अब इतना समझदार हो चुका था कि घर की सारी बातें समझता था। माँ, अब दिन भर घर का काम करती हो, सबका ख्याल रखती हो, फिर भी दादा दादी आप पर हमेशा चिल्लाते रहते हैं। चाचू पहले आपसे प्यार से बात करते थे, अब वो भी गुस्सा करने लगे हैं। श्वेता की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये सब तेरे लिए है। जब तू बड़ा होगा तब सब समझ जाएगा। अभी तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। हाँ। एक दिन आर्यन श्वेता को बुलाता है। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इधर आओ। आर्यन श्वेता को एक कमरे में ले गया। कमरे में कैलाश और शिवम पहले से बैठे थे। श्वेता, बहुत हो गया। मुझे ये बताओ, तुम मुझे पैसे देना कब शुरू करोगी? शिवम का रिश्ता बहुत अच्छे घर में तय हो गया है। लड़की वाले बहुत अमीर है और चाहते हैं कि हम भी दिल खोल कर खर्च करें। दहेज भी बहुत मिलेगा। ये सुनकर श्वेता भड़क गई। अगर शिवम को बहुत दहेज मिलेगा तो इसमें आपको क्या फायदा होगा? आप चाहते हैं कि मैं अपने बेटे का स्कूल छुड़वा कर अपनी सारी कमाई आपको दे दूं? अरे तो इसमें गलत क्या है? अब बहू अपने ससुराल का साथ भी नहीं देगी। श्वेता गंभीर होकर अपनी सास की ओर देखते हुए बोली, आपके लिए मैं बहू कब से हो गई? मुझे याद है कुछ समय पहले आप और पिताजी ये कहते नहीं थकते थे कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। जब शिवम लॉकअप में बंद था और उसकी गर्लफ्रेंड उसे ब्लैकमेल कर रही थी, तब मैंने अपनी माँ के दिए हुए गहने गिरवी रखे थे। तब तो मैं आपके लिए बेटी थी। आर्यन बुरी तरह चौंक पड़ा। जब आपके पैसे लुट गए थे और आप टूट चुके थे, तब मैंने अपने पापा से 20 लाख रुपए लिए थे। वो पैसे आपने आज तक लौटाए नहीं है और मेरे पापा ने कभी मांगे भी नहीं है। तब तक तो मैं बेटी थी। आज जब मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई करे तो मैं बहू होगी। श्वेता की बात सुनकर कौशल्या और कैलाश की नजरें झुक गई। शिवम भी चुप हो गया। अब मुझे समझ में आ गया है, ससुराल में बहू सब कुछ बन सकती है लेकिन बेटी नहीं। बेटी तब तक ही होती है जब तक उससे फायदा होता है। श्वेता वहां से चली गई। श्वेता ने किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसने अपने बेटे की पढ़ाई और अपने काम पर ध्यान देना जारी रखा। कुछ समय बाद आर्यन को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने पहली बार श्वेता से माफी मांगी और श्वेता अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए मजबूती से आगे बढ़ती रही।